फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की बात की थी कि कैसे 2015 में हमारे बच्चे की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग डिलीवरी। तो बस ये आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली ये वीडियो उन कपल्स के लिए है जो आने वाले टाइम में पेरेंट्स बनने वाले हैं, ताकि उनको एक अवेयरनेस मिले कि अगर वो किसी हॉस्पिटल में जा रही हैं, एटलीस्ट उनको कुछ बातों का पता हो। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें वो बातें पता होती तो आज हमारा बच्चा भी हमारे साथ होता। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2014 में मेरी मैरिज हुई थी। मैरिज के 2-3 महीने बाद ही हमें पता चला कि हमने कंसीव कर लिया है। और कोई भी मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। बस एक 7th मंथ में डॉक्टर ने हमें बोला कि जाके आप एक स्कैन करवा के आओ इमीडिएटली। तो हम भी डर गए उससे कि एकदम से ऐसे क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैं स्कैन के बाद ही आपसे कोई भी बात करूंगी। तो हम स्कैन करवा के आए तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है सब कुछ। तो जब हमने पूछा कि एकदम से स्कैन क्यों करवाया आपने, तो उन्होंने बोला कि चेकअप करते समय मुझे लगा कि बेबी की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है, तो वही डाउट क्लियर करने के लिए मैंने स्कैन करवाया है। और ग्रोथ वगैरह कोई ज़्यादा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बस उसकी बच्चे की हाइट ज़्यादा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हाइट भी बहुत अच्छी है। तो डॉक्टर ने बोला कि शायद इसी वजह से बच्चे की हाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस वही एक कारण था कि मैंने स्कैन करवाया। तो वो स्कैन हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, हम भी चलो सेटिस्फाइड हो गए उस बात को सुन के। तो उसके बाद 7th मंथ 8th मंथ सब कुछ ठीक चलता रहा। देन 9th मंथ आया और डॉक्टर ने भी चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि मेरी डिलीवरी उनको नॉर्मली लग रही है, नॉर्मली बच्चा हो जाएगा। बस हम डबल माइंडेड थे कि कैसे करें, यहाँ पे रहूँ या अपने पेरेंट्स के घर जाऊँ, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की कंडीशन भी फिजिकली वो ज़्यादा ठीक नहीं रहती। वो तो सबने डिसाइड किया कि चलो मैं अपने पेरेंट्स के घर ही जाऊँगी। तो वहाँ पे एक फंक्शन भी था। तो हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे एक फंक्शन भी है और जो भी डेट डॉक्टर ने डिलीवरी की दी थी उसी के आसपास की बात है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, विद इन 1 वीक आपको बच्चा किसी भी टाइम हो जाएगा, अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाओ। तो हम चले गए वहाँ पे, मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मुझे छोड़ा, वो तो वापस आ गए। फंक्शन भी चलो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। नेक्स्ट डे मुझे फील होने लगी पेन्स, मुझे पेन्स होने लगी और हमने फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि आज रात तक बच्चा हो जाएगा। और हुआ भी वैसे ही। रात को 3:08 पे बच्चा हो गया था। लेकिन बच्चे की डेथ कैसे हुई? जब सब कुछ नॉर्मल है तो ऐसा क्या हो गया कि बच्चा स्टिल बॉर्न हुआ? बच्चे ने बाहर आके सांस ही नहीं ली। जब ये सब हो गया तो मेरे मम्मी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप ऐसे आ जाओ। तो वो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चा होने वाला है तो मैं चलता हूँ। वो अपने उस पॉजिटिविटी के साथ जा रहे थे कि बच्चा होने वाला है, लेकिन वहाँ पे तो कुछ और ही हो चुका था, जिसका मुझे भी नहीं बताया गया। मुझे बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा उसको डॉक्टर्स के पास है वो अभी, इसीलिए मुझे नहीं दिया, तो मुझे ऐसे बोला गया। मेरे हस्बैंड आए उनके फ़ोन पे, उन्होंने एक सैड साउंड सुन ली थी मेरे मम्मी की, तो उनको एक थोड़ा-सा फ़ील हो गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। लेकिन कौन पेरेंट है जो अपने बच्चे के लिए ऐसे नेगेटिव थॉट सोच लेगा। लेकिन रास्ते में साउंड सुनी जो कि उन्होंने मुझे बहुत ही टाइम बाद बताई। ब्लैंक सी साउंड आई और उसमें उन्होंने सुना कि द फीटल इज़ डेड, मतलब बच्चा अब नहीं रहा। वो बोले कि मैंने ना अपने आप को थोड़ा सेट किया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इट इज़ जस्ट अ थॉट, नेगेटिव थॉट। तो उन्होंने अपने आप को सेट किया और वो चले गए। लेकिन वहाँ पे सबके फेस देखे उन्होंने तो वो भी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। फिर उनको मेरे पेरेंट्स ने बताया, उन्होंने बच्चा देखा हॉस्पिटल में, तो उस टाइम उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो बोले कि मैं तो बैठ ही गया, मैं समझ नहीं आया उनको कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि एक होप के बच्चा होने वाला है और अब जाके पता चले कि बच्चे की डेथ हो गई, तो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। लेकिन फिर वो बोले कि मैंने अपने आप को संभाला कि अगर मैं ऐसे हो जाऊंगा तो निशी को कैसे संभालूंगा। तो उन्होंने अपने आप को संभाला। वहां तो किसी से अब क्या पूछना था कि क्या हुआ, जब वहां पे इतना बड़ा इंसिडेंट ही हो गया, तो वहां पे फेथ भी क्या करें किसी
के ऊपर हॉस्पिटल में। तो मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स ने बच्चे को पटियाले लेके आए, जहाँ पे मेरा 9 मंथ ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बच्चे को देख के यही एक रीज़न डायग्नोज किया कि अनजुडिशियस यूज़ ऑफ पिटोसिन का ये केस है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चे के बर्थ के बाद बच्चा एक डार्क कलर की पॉटी करता है, ये हम सबको पता है। तो जब वो जो एक पिटोसिन नाम का वो डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि जो डोज था वो ओवर लग गया या अंडर सुपरविजन नहीं लगा डॉक्टर की, उसकी वजह से मेरे यूट्रस की कंट्रैक्शंस थी वो तेज हो गई और तेज होने से बच्चा स्ट्रेस में आ गया अंदर, और वो जो पॉटी उसने बाहर आके रिलीज करनी थी वो अंदर ही रिलीज कर ली, और वो पॉटी उसने खुद ही सक कर ली। सक करने से उसकी सांस रुक गई, उसका दम घुट गया अंदर ही, और उसकी डेथ हो गई। इसको डॉक्टर्स मेकोनियम एस्पिरेशन बोलते हैं, कि उसने खुद ही अपनी पॉटी एस्पिरेट कर ली। तो ये एक रीज़न हमारे यहाँ के डॉक्टर ने वो उस टाइम डायग्नोज किया। फिर उसके बाद सबने डिसाइड किया कि चलो चंडीगढ़ जाते हैं, ऑटोप्सी करवा लेते हैं, शायद कोई और रीज़न समझ में आ जाए, ताकि पता चले कि एटलीस्ट हुआ क्या है। क्योंकि डिलीवरी के टाइम ऐसा हो गया, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे प्रेगनेंसी में। लेकिन यहाँ से पटियाला से चले चंडीगढ़ के लिए, हमारी कार आज तक कहीं भी ख़राब नहीं हुई, और जीरकपुर जाके हमारी कार ख़राब हो गई। और कार ख़राब हुई तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, सितंबर का मंथ था, तो सबने डिसाइड किया कि बेबी की बॉडी है जो वो टाइम टू टाइम ख़राब हो रही है, तो बेटर है कि ऑटोप्सी का डिसीज़न क्विट करते हैं और वापस चलते हैं। फिर वो घर आए, मेरे मदर इन लॉ को बच्चा दिखाया उन्होंने, उसके बाद फिर क्रिमेशन ग्राउंड में जो भी उसके लास्ट राइट्स थे वो किए, सबने अरदास की वहाँ पे बच्चे के लिए सबने। फिर मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड वापस सुना मेरे पास आ गए। देन मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सब बताया। उस टाइम हमारी जो कंडीशन थी मैं बता नहीं सकती आपको। एक अफसोस उस टाइम भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, कि मैंने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाया नहीं है, उसको प्यार नहीं किया मैंने। वो हमारी सोसाइटी में एक चीज़ बनी हुई है कि बच्चे की डेथ होगी, अब मदर को मत दिखाओ, वो अपने आप को संभालेगी कैसे, वो उसका मन ज़्यादा खराब हो गया। तो वो तो वैसे भी है, वो तो आज तक है। आज भी अगर हम उसको याद करते हैं तो मन तो आज भी खराब होता है। उस टाइम भी खुद को नहीं संभाल सकते हम, उस टाइम लगता है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा, कैसे भरें। बस ये एक मेडिकली रीज़न हमें जो था वो समझ आया कि अगर आप हॉस्पिटल में जा भी रहे हैं तो ठीक है, डॉक्टर्स पे फेथ करना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई सोर्स ही नहीं है हमारे पास। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अवेयर होना चाहिए कि हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें क्या इंजेक्शंस मिल रहे हैं, हमें क्या मेडिसिन दी जा रही हैं। क्योंकि वही सेम इंजेक्शन मुझे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में भी लगा है, और उस टाइम मैं और मेरा हस्बैंड इतने कॉन्शियस थे कि हम उनसे नर्सिस से टाइम टू टाइम पूछ रहे थे कि अब इसका कितना डोज गया, अब इसका कितना डोज है। तो उस चीज़ का हमें पता चल गया। यही एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कपल्स आने वाले टाइम में पेरेंट्स बनने वाले हैं, कि आप हॉस्पिटल में जब जाते हो तो बी अवेयर अबाउट इट। आप पेरेंट्स बनने वाले हो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स के साथ साथ अलर्ट पेरेंट्स भी बने। अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं कोई इतनी स्ट्रॉन्ग वूमेन नहीं हूँ कि मैंने स्ट्रॉन्गली वो सब फेस कर लिया। मैं भी रोई हूँ, मैं भी तड़पी हूँ। 2-3 साल तक जब तक बच्चा नहीं हमारे दोबारा हुआ, हम तड़पे ही हैं बस। हम उस एक मोमेंट के लिए तड़पे हैं कि ऐसा उस 1-2 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि हमारी जान ही चली गई, हमारा बच्चा ही चला गया, जो अब कभी वापस नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, सब कह देते हैं कि दूसरा बच्चा हो गया, अब यही वापस आ गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये बातें बिल्कुल ठीक है। दूसरे बच्चे के आने के बाद हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल भी जाते हैं कभी कभी कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन वो जो एक नुकसान है वो तो हो गया, वो भर नहीं सकते हम सारी उम्र। सिर्फ अपने दिल को समझा सकते हैं कि चलो ठीक है, अभी इसी बच्चे में हमने उस बच्चे को देखना है।
इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी पेरेंट्स के सामने उसके बच्चे ना जाएं। इट इज़ अ वेरी पेनफुल मोमेंट, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ है ये, बंदा अंदर से ही ख़त्म हो जाता है। किसी चीज़ को दिल नहीं करता, नो शॉपिंग, नो सेलिब्रेशन, नो फेस्टिवल्स, बस एक कमरे में बैठे रहो और उसी चीज़ के बारे में सोचे जाओ, बस दिल करता है कि रोए जाओ बस। फिर भी आज उस टाइम को इतना टाइम हो गया, मैंने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो कपल पेरेंट्स बनने वाले हैं वो इस चीज़ के लिए अलर्ट हों, अवेयर हों कि हमारे साथ हॉस्पिटल में एटलीस्ट क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। दूसरी बात, जिन लोगों के साथ बैड लक का ये इंसिडेंट हो गया और वो मेरी तरह कहीं ना कहीं एक जगह रुक गए हैं, क्योंकि मैं एक जगह रुक गई थी कि मेरे साथ अब क्या होगा, मेरे साथ तो अब ख़त्म ही हो गया सब कुछ, अब क्या होगा, क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, अगर देना ही था भगवान ने तो लिया क्यों है, पता नहीं इतने कितने क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में जो 2-3 साल तक दौड़ते रहे मेरे माइंड में। एक चीज़ मैंने उस सारे एक्सपीरियंस से सीखी है कि एक्सेप्टेंस ही रह जाती है इंसान के पास लास्ट में। जिस भी कपल के साथ ऐसा भगवान ना करे हो चुका है ये इंसिडेंट, प्लीज वो इस चीज से बाहर आए, एक्सेप्ट करें उस चीज को, और वो खुशी हमें दोबारा मिले उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें, दोबारा से हैप्पी बॉडी बनाएं, हैप्पी माइंड बनाएं अपना। क्योंकि उसके बाद जब हम डॉक्टर्स के पास दोबारा गए तो उन्होंने एक ही चीज हमें बोली कि स्ट्रेस फ्री रहना, अगर आप अपना बच्चा दोबारा जल्दी चाहते हो तो स्ट्रेस फ्री ना। कहना इजी है, सुनना भी इजी है, लेकिन करना बहुत टफ है। स्ट्रेस यहाँ पे घर कर जाता है। उस चीज को एक्सेप्ट करें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिकंस्ट्रक्शन के लिए रेडी करें। यही एक सोर्स बच जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी कमरे में बैठ जाओ, जितना मर्जी किसी से कट आउट हो जाओ, कुछ भी काम नहीं आता। इन द एंड आपको अपने आप को हैप्पी करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो टाइम पे इस चीज को समझ लोगे तो बेटर है, अदरवाइज मैंने इस चीज को 2-3 साल तक सफर किया है। 2-3 साल में मैंने अपनी बॉडी इतनी खराब कर ली, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई मेरी, क्योंकि मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि बी अवेयर, बी अलर्ट, एंड अगर ये इंसिडेंट किसी के साथ हो गया तो प्लीज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। आपको भगवान दोबारा सब कुछ देगा, मुझे भी दिया है। किसी ओल्ड पर्सन की घर में अगर डेथ हो जाती तो सब कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ जी, अब तो ये बंदा वापस नहीं आएगा सारी उम्र। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मेरे बच्चे की डेथ हुई ना तो सबने यही कहा, दोबारा वापस आएगा, तू चिंता ना कर, दोबारा वापस आएगा, वही बच्चा तेरे पास दोबारा वापस आएगा। सिर्फ वो जो दोबारा वापस आने वाली होप है ना, उसी ने सारा स्ट्रेस खत्म करने में हेल्प की है। प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर करें, एटलीस्ट उन कपल्स तक पहुंचाएं जो इस बैड इंसिडेंट को फेस कर चुके हैं या आने वाले टाइम में पेरेंट्स बनने वाले हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी हेल्प मिले कि एक्सेप्टेंस ही रह जाती है, वही हमें करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा पेनफुल मोमेंट है ये, रोना भी बहुत आता है, ख़त्म हो जाते हैं अंदर से हम कि अब कुछ नहीं है ज़िंदगी में, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन जब ये होप होती है ना कि वापस आ जाएगा वो, वापस आ जाएगा वो, तो फिर अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है कि नहीं चलो कोई बात नहीं। वो घर वाले भी कहने शुरू कर देते हैं कि कुछ बड़ा होने से बच गया, हो जाता, कुछ दिन रहता, कुछ महीने रहता, फिर चला जाता, फिर ज़्यादा दुख होता। ये सब बातें ठीक है, सुनने में, कहने में ठीक है, लेकिन सफ़र तो बंदा ही करता है। वो सारी चीज़ें एक बार तो परेशान करती हैं इंसान को। वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अवेयर हों वो पेरेंट्स, वो जिनकी डिलीवरी होने वाली है, ताकि कहीं ना कहीं हम किसी मिस हैपनिंग को होने से बचा सकें। हमें आज भी ये लगता है कि अगर हम उस टाइम थोड़े से अवेयर होते तो शायद हम वो इंसिडेंट होने से रोक लेते। वो बात अलग है कि जो भगवान ने करना है वो करना ही है, उसमें किसी का जोर नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक माइंड में स्टक कर जाती है बात के, शायद मैं ये कर लेता तो बच जाता, शायद मैं वो कर लेता तो ये ना होता। तो उसी चीज को माइंड में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दो कि कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि उस इंसिडेंट के बाद मेरी बॉडी में इतनी कॉम्प्लिकेशन जो आई, उनका क्या कारण बना, डिप्रेशन हो गया मुझे, मैंने कैसे उस टाइम को फेस किया और कैसे फिर मैं उससे बाहर आई। आने वाले टाइम में मैं इस टॉपिक पे वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगी। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल बहुत नया है, उसे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल। थैंक्स अ लॉट।